ये फिज़िक्स की 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर है। ये इस चैप्टर में हम लोग मोशन के बारे में जानेंगे। मोशन को अगर कहा जाए सिंपली तो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, और मोशन एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है लिविंग थिंग्स की। यानी एक बॉडी जो होता है या कोई भी लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं, और इसको हमेशा हम लोग कंपेयर करते हैं किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के पोजीशन से। अगर कोई बॉडी लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, तो उसे हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। अगर ये नहीं चेंज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि बॉडी रेस्ट में है। और मोशन को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग दो डिफरेंट टर्म्स का यूज करते हैं। पहला टर्म है डिस्टेंस और दूसरा टर्म है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एक ऐसा टर्म है मोशन के मेजरमेंट करने का जिसमें हम लोग टोटल लेंथ एक्चुअल पाथ जो हम ट्रैवल करते हैं उसके टोटल लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम लोग एक शॉर्टेज डिस्टेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं उसके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी आपका इनिशियल पोजीशन कहाँ पर था और आपका फाइनल पोजीशन कहाँ पर पहुँचा, इसके बीच में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से हम लोग इसके लेंथ को मेजरमेंट कर लेते हैं, और वही वैल्यू हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए हम लोग किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी जीरो या निगेटिव नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ जीरो हो जाएगी। अगर सपोज दैट हम यहाँ से मार्केट जा रहे हैं और मार्केट से फिर हम घर चले आ रहे हैं, यानी घर से अगर मार्केट जा रहे हैं और मार्केट से फिर घर आ रहे हैं, तो हमारा इनिशियल पोजीशन भी हम लोग का अपना घर होगा और फाइनल पोजीशन भी अपना घर होगा, जिसके कारण से वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। अगर कोई बॉडी स्टेट ट्रेवल कर रहा है यानी वो अपना पोजीशन चेंज लगातार एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, तो उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगी। ये सब कुछ बातें थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब मोशन को हम लोग दो अलग अलग तरीके से भी जान सकते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी लगातार अपनी पोजीशन एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यानी कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी सेम टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है हमेशा, तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। फिर मोशन के रेट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग दो टर्म्स का यूज करते हैं, एक स्पीड और एक वेलोसिटी। अगर रेट को मेजर करने के लिए अगर हम डिस्टेंस का यूज करते हैं, तो उससे जो हमारा रेट फाइंड आउट होता है उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। यानी कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ है उसके रेट को ही हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट के थ्रू अगर किसी मोशन के इस रेट को अगर मेजरमेंट करते हैं, तो उसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। अब वेलोसिटी में भी आपके 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी होते हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक एवरेज वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी मूविंग के दौरान
इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, तो वैसे वेलोसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो ऐसे वेलोसिटी को हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। तो वेरिएबल वेलोसिटी अगर देखा जाए तो 3 कंडीशन से आ सकती है। या तो कोई बॉडी अपनी स्पीड को चेंज कर रहा हो, या कोई बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन चेंज होने से भी आपकी वेलोसिटी एक नई आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम 3 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक डिस्प्लेसमेंट अगर इससे मेजरमेंट हो तो एक टाइप का वेलोसिटी आएगा। लेकिन जहाँ हम डायरेक्शन ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हों या किसी भी दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हों और हमारा स्पीड कांस्टेंट ही है, 3 मीटर पर सेकेंड है, फिर भी हमें एक नया वेलोसिटी आ जाएगी। तो एक नई वेलोसिटी आने का मतलब हुआ कि वेलोसिटी में चेंजिंग आ गई। तो डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाती है, या दोनों हो जाए, स्पीड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। तो इस चीज़ के कारण से वो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही हमें एक नया टर्म फिजिकल क्वांटिटी का देता है, एक्सेलरेशन। तो खैर उससे पहले हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर लें। अगर मोशन के दौरान अगर हमें लॉट ऑफ वेलोसिटी मिल रही है, हर एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमें एक नया वेलोसिटी मिल रहा है, तो उसमें अगर हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं, यानी हमारा फर्स्ट वेलोसिटी क्या है, और सेकंड लेते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी, यानी हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, और उसका मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। तो इससे जो कैलकुलेटेड होगा वो हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा। यूनिट सबका सेम होता है मीटर पर सेकेंड, बस इसकी मेजरमेंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। अब अभी हम जस्ट डिस्कस किए हैं कि वेलोसिटी जब चेंज होती है, जब वो वेरिएबल वेलोसिटी आएगा तो वेरिएबल वेलोसिटी में जो चेंज होगा तो चेंज होने में कुछ समय लगती है, तो उस चेंज के रेट को निकालते हैं, उसी से हमें एक नया टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है और कितने समय में चेंज हुई है, यानी हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना था, फाइनल वेलोसिटी कितना है, उस दोनों का डिफरेंस है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन एक्सेलरेशन, यानी v माइनस यू बाई टी। इससे हमें एक मिल जाती है एक नई फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन, जिसका ऐसा यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर निगेटिव वैल्यू मिल रही है, अगर हमारा इनिशियल मैग्नीट्यूड में छोटा है और फाइनल अगर हमारा मैग्नीट्यूड में छोटा है और इनिशियल बड़ा है तो हमें निगेटिव मिलेगी। तो उस केस में उसे हम निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब एक्सेलरेशन देखा जाए तो 2 तरह की एक्सेलरेशन होती है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर चेंजिंग हो रही है, यानी आपका जो चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो चेंजिंग या किसी भी कारण से वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रही है वो इक्वल अमाउंट में आ रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे वेलोसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। और जब वेलोसिटी में चेंजिंग जो होती है वो अनइक्वल अमाउंट में होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे वेलोसिटी को, ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब अगला टॉपिक जो होता है वो आपका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो मोशन हो रही है तो मोशन को हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल मोड में, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेस पर बनाते हैं, जिसमें एक क्वाड्रेंट लेते हैं और जनरली हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लेने की कोशिश करते हैं, ऐसे नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन आप लोग के सिलेबस में पॉजिटिव ही ज़्यादा समझाना है। तो टाइम एक क्वाड्रेंट लेते हैं पॉजिटिव, जिसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है।
तो एक्स एक्सेस हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और वाई एक्सेस अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। अब डिस्टेंस चाहे मीटर में हो या किलोमीटर में हो या सेंटीमीटर में, टाइम सेकेंड में हो या मिनट में हो या आवर में हो, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर ग्राफ का मोड, अगर ग्राफ बनने के बाद अगर उसका लाइन टाइम एक्सेस के पैरेलल आ रही है तो बॉडी हम समझ जाएंगे कि वो रेस्ट में। अगर ग्राफ इस तरह का यानी आपका स्टेट लगातार बढ़ते जा रही है तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एकदम स्टेट है तो यूनिफॉर्म मोशन का रिप्रेजेंटेशन ये देगा। अगर ये लाइन थोड़ा भी कर्व हो गया तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वाई एक्सेस जो होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और एक्स एक्सेस हमेशा फिक्स होता है टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर कोई ग्राफ अगर आपका ऑब्टेन हो रही है रिप्रेजेंटेशन करने के बाद मोशन को, अगर वो टाइम एक्सेस के पैरेलल अगर कोई ग्राफ आ रही है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आपका स्ट्रेट लाइन इस तरह का ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये सेकेंड वाली ग्राफ भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो है जो स्ट्रेट अपवर्ड में गया है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर डाउन जो आ रही है वो रिटार्डेशन यानी घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, लेकिन टोटल ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का ही रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल मोड में। और इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका एक टाइम ड्यूरेशन में अगर जितना वो डिस्टेंस कवर किया है अगर उसे कैलकुलेट करना हो तो पार्टिकुलर फिगर का एरिया निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर इंडिकेट किया गया है डार्क पोजीशन से, इसमें एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा। देख लेंगे मेजरमेंट अगर इक्वल आ रही है ग्राफ से तो उससे रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा, और ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है या किसी भी तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है, उसका एरिया अगर निकाल लें तो उससे उस इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट, वो डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जनरली हम लोग सिलेबस में 3 ही पढ़ाना है। एक तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन और t टाइम को। तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू ये एक इक्वेशन बनाया गया है जिसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन कहा जाता है मोशन का, और सेकेंड होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं, सेकेंड इक्वेशन को पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं, और थर्ड इक्वेशन को पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कहते हैं। ये इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ये लॉकडाउन के कारण से जो स्कूल बंद है, अगर खुलती है तो इसे हम बोर्ड पर समझा देंगे। आप बस न्यूमेरिकल्स बनाने में इसका यूज कर लें इस इक्वेशन का, और जो हमने नोट्स दिया था उसको ध्यान से देख लें, उसमें इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन सिंपल है। अब अंतिम टॉपिक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी आपका सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वो लगातार एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैंने स्पीड से, वेलोसिटी नहीं करना चाहिए, स्पीड से अगर मोशन कर रहा है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन के दौरान आपकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्कल इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का कलेक्शन होता है, तो हर एक पॉइंट पर उसकी अपनी एक डायरेक्शन आ जाती है, टेंजेंटली डायरेक्शन आती है, जिसके कारण से उसका वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर चेंज हो जाती है। आप देख रहे हैं कि हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए जब
स्पीड कांस्टेंट है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, और हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए इसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं। और इस पर बॉडी जो एक मूव कर पाती है, यूनिफॉर्मली जो मूव कर पाती है, उसमें एक फोर्स लगता है सेंटर से, जिसको हम लोग सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। ये सेंटीपिटल फोर्स के कारण से कोई बॉडी इस पर यूनिफॉर्मली मूव कर पाती है। जैसे सन के चारों तरफ एक प्लैनेट मूव कर रहे हैं, या अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पर मून मूव कर रहा है, ये सब में सेंटीपिटल फोर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और ये ड्यू टू द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कारण से ही हो रही है, नेचुरल फिनोमिना है। अब ये स्टोन को अगर हम लोग उंगली में बांध कर सीधा घुमाते हैं तो लगातार घूमने लगेगा, एकदम यूनिफॉर्म मोशन में वो आ जाएगा, तो ये भी ड्यू टू द सेंटीपिटल फोर्स ही होती है। तो इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेंगे, नोट्स जो हम डाल दिए हैं उसे नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।